संसद के मानसून सत्र के दौरान विपक्ष का हंगामा लगातार जारी है। लोकसभा में आज भी विपक्ष के हंगामे के चलते लोकसभा में प्रश्नकाल नहीं चल सका। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 23वें कॉमनवेल्थ गेम्स में सिल्वर मेडल जीतने पर हरजिंदर कौर और गुलवीर सिंह को सदन की ओर से दी बधाई। राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान विपक्ष ने जमकर हंगामा किया, जिसके चलते उच्च सदन की कार्यवाही बाधित हुई। इससे पहले राज्यसभा में ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की संयुक्त समिति के लिए 2 सदस्यों के चुनाव का प्रस्ताव भी सदन में रखा गया। राज्यसभा में विपक्ष के दिल्ली पुलिस द्वारा गिरफ्तारी का मुद्दा उठाने पर सदन के नेता जेपी नड्डा ने कहा कि पुलिस नियमानुसार काम कर रही है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि कांग्रेस के लोग बिल पर ना बोलकर राजनीति कर रहे। आज सदन में राहुल गांधी के बिल पर बोलने की जताई उम्मीद। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि छात्रों की मांग के बाद इतना अच्छा बिल लाया गया है। प्रधानमंत्री के बड़े फैसले से छात्रों में नया विश्वास पैदा हुआ है। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित धांधली को लेकर सियासत तेज हुई। झारखंड बीजेपी सांसदों ने पेपर लीक और जेपीएससी, जेएसएससी समेत विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं के आरोपों को लेकर संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे और सीबीआई जांच की मांग की। भाजपा ने फिर दोहराया कि झारखंड में पिछले 6 सालों से हेमंत सोरेन में हुई सभी भर्ती परीक्षा की सीबीआई जांच हो। नीट यूजी पेपर लीक मामले में सीबीआई की ओर से दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लेने को लेकर सुनवाई अब 3 अगस्त को होगी। कोर्ट ने सीबीआई को चार्जशीट से जुड़े दस्तावेज दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय दिया। सीबीआई ने दस्तावेज जमा करने के लिए कोर्ट से समय मांगा था। इस मामले में वीके पाठक और अर्जुन आनंद पब्लिक प्रोसिक्यूटर की भूमिका निभाएंगे। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में 13 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। चार्जशीट में 360 गवाह, 422 दस्तावेज और 43 अहम साक्ष्य शामिल। सभी आरोपी फिलहाल न्यायिक हिरासत में। सीबीआई का दावा पेपर लीक के स्रोत से लेकर लाभार्थी अभ्यर्थियों तक की पूरी कड़ी का खुलासा हो चुका है। मामले में एनटीए के 3 विषय विशेषज्ञ समेत कई आरोपी गिरफ्तार। जांच और फॉरेंसिक विश्लेषण अभी भी जारी। बिहार लोक सेवा आयोग की टीआरई-3 यानी कि टियर 3 शिक्षा भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में आर्थिक अपराध इकाई की बड़ी कार्रवाई। एक और आरोपी डॉक्टर मनीष कुमार गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल सरकार के अनुसार नीट यूजी परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर हुए विरोध प्रदर्शनों के सिलसिले में पुलिस की शिकायत पर राज्य में एक मामला दर्ज। मामले में 16 लोगों को गिरफ्तार किया गया। झारखंड में 1 करोड़ रुपए का इनामी हार्डकोर नक्सली मिसिर बेसरा गिरफ्तार। टॉप माओवादी मिसिर बेसरा का पर झारखंड, उड़ीसा और बिहार राज्य में दर्जनों मामले दर्ज। गिरिडीह और धनबाद पुलिस अर्धसैनिक बलों के साथ मिलकर छापेमारी के बाद मिली सफलता। गिरफ्तारी के बाद मिसिर बेसरा से पूछताछ जारी। 4 अन्य की भी गिरफ्तारी। यूक्रेन में स्थित भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पर कहा कि एमवी से जुड़ी एक स्थिति संज्ञान में आई है। AMIR-1 में भारतीय नाविक यानी कि सीफेरर सवार थे। दूतावास ने कहा कि मामले को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है और जहाज पर मौजूद सभी भारतीयों की सुरक्षा और संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए संबंधित पक्षों के लगातार संपर्क में है। इससे पहले भारत ने यूएनएससी में पश्चिमी एशिया में बढ़ते तनाव और हॉर्मुज स्ट्रेट में वाणिज्यिक जहाजों पर हालिया हमलों पर गहरी चिंता जताई। भारत ने तत्काल तनाव कम करने, संवाद और कूटनीति के जरिए समाधान निकालने की अपील की। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की मांग को लेकर भारत ने एक बार फिर जोरदार पैरवी की। भारत ने दोहराया कि वैश्विक दक्षिण और अफ्रीका को सुरक्षा परिषद में अधिक प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। यूएनएससी में आईजीएन की बैठक में भारत ने स्पष्ट किया कि सुरक्षा परिषद को प्रभावी और समकालीन बनाने के लिए समयबद्ध टेक्स्ट बेस्ड नेगोशिएशन शुरू किए जाने चाहिए और सुधारों के तहत स्थायी और अस्थायी दोनों श्रेणियों में सदस्यता का विस्तार होना चाहिए। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने पाकिस्तानी सेना द्वारा पीओजेके में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ घातक बल के प्रयोग की खबरों की स्वतंत्र और पारदर्शी जांच की मांग की है।
एमनेस्टी ने पाकिस्तानी अधिकारियों से संचार सेवाएं बहाल करने और मीडिया और स्वतंत्र पर्यवेक्षकों को क्षेत्र में जाने की अनुमति देने का आग्रह किया। एफएसएसएआई ने दिल्ली के शाहदरा में स्थित पार्क प्लाजा का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। बारीकी से जांच करने पर कई गंभीर और बड़ी कमियां पाई गई। बीजेपी गुरु रविदास महाराज के 650वें प्रकाश पर्व के अवसर पर संत रविदास जन्मस्थली से राष्ट्रव्यापी गुरु रविदास महाराज समरसता संकल्प अभियान चला रही है। वाराणसी में आयोजित कार्यक्रम में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित कई गणमान्य लोग शामिल होंगे। डीआरडीओ से जुड़े कथित डेटा लीक की एक रिपोर्ट के बाद रक्षा मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि संबंधित एजेंसियों की विस्तृत जांच में किसी भी सक्रिय साइबर हमले, नेटवर्क में सेंध या डेटा चोरी के कोई सबूत नहीं मिले हैं। मंत्रालय का कहना है कि जिस डेटा के लीक होने का दावा किया जा रहा है वह पुराने, गैर गोपनीय और वर्तमान में अप्रासंगिक है। कुछ शरारती तत्व पुराने दस्तावेजों को नया और संवेदनशील बताकर भ्रम फैलाने, साथ ही आर्थिक लाभ कमाने की कोशिश कर रहे हैं। असम में बाढ़ की स्थिति में सुधार, लेकिन 7 जिलों में अभी भी 3 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित। बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 75 हुई। असम सरकार ने बाढ़ में जान गंवाने वालों के परिजनों को 9 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया। लापता लोगों के परिवारों को भी तय प्रक्रिया के बाद सामान मुआवजा मिलेगा। राज्य सरकार 1 लाख से ज्यादा गंभीर रूप से प्रभावित परिवारों को 15,000 रुपए की तत्काल नकद सहायता देगी। साथ ही 3 अगस्त से घर, फसल, पशुधन और मत्स्य पालन के नुकसान का सर्वे शुरू होगा। बाढ़ प्रभावित छात्रों के लिए असम सरकार ने 1,000 से 5,000 रुपए तक की बुक ग्रांट, मुफ्त पाठ्य पुस्तकें और यूनिफॉर्म सहायता की घोषणा की है। खोई हुई कक्षा 10वीं और 12वीं की मार्कशीट और प्रमाण पत्र भी मुफ्त में दोबारा जारी किए जाएंगे। असम में राहत और बचाव अभियान लगातार जारी है। राज्य में 115 राहत शिविर और राहत वितरण केंद्र संचालित किए जा रहे हैं, जहां 32,000 से ज्यादा लोग शरण लिए हुए हैं, जबकि हजारों अन्य लोगों तक राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। उत्तर प्रदेश में आज मानसून का असर और तेज हो सकता है। मौसम विभाग ने कुछ जिलों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है, वहीं 12 जिलों में भारी बारिश की संभावना है। केरला में भारी बारिश का दौर जारी है। राज्य के कोटायम, एर्नाकुलम, कोझिकोड, वायनाड समेत 7 जिलों में आज भारी बारिश की आशंका को देखते हुए येलो अलर्ट जारी। शनिवार तक भारी बारिश की आशंका। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 से 5 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में मानसून सामान्य से अधिक सक्रिय रहने की संभावना है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पंजाब में हल्की बारिश हो सकती है। पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी। पश्चिमी मध्य प्रदेश और गुजरात में कल और 31 जुलाई को भारी बारिश की आशंका। आईएमडी के मुताबिक ओडिशा में भारी से अत्यधिक भारी बारिश को देखते हुए मयूरभंज, सुंदरगढ़ और क्योंझर जिले में रेड अलर्ट। राज्य के अन्य 22 जिलों में भी ऑरेंज अलर्ट जारी। ओडिशा सरकार भारी बारिश की आशंका के मद्देनजर तैयारियां तेज। आपदा राहत दलों को तैनात किया गया। भद्रक जिले में एहतियात के तौर पर आज स्कूल बंद। लोगों से सरकारी निर्देशों का पालन करने की अपील। जीडी न्यूज के संवाददाता डॉक्टर सोमेश कुमार पटेल प्रतिष्ठित समाचार फॉर मीडिया अंडर 40 पत्रकारिता अवार्ड 2026 से सम्मानित। छत्तीसगढ़ के बस्तर में नक्सल मुक्त अभियान पर तथ्यपरक और जमीनी रिपोर्टिंग के लिए दिया गया पुरस्कार। आज गुरु पूर्णिमा पर्व है। ये गुरु शिष्य परंपरा के प्रति कृतज्ञता और श्रद्धा का पावन अवसर है। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर गुरु पादुका पूजन, विशेष अभिषेक और सत्संग जैसे धार्मिक आयोजनों में बड़ी संख्या में भक्त बढ़ चढ़कर शामिल हो रहे हैं। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर श्रद्धालुओं ने हरिद्वार में पवित्र गंगा में डुबकी लगाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए गुरु की महत्वता को रेखांकित किया। पीएम मोदी ने कहा कि गुरु केवल ज्ञान ही नहीं देते, बल्कि अपने शिष्यों में सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर उन्हें सुविचारों और सुसंस्कारों से सुशिक्षित करते हैं। प्रधानमंत्री ने सभी से गुरुजनों के आदर्शों को अपने जीवन का संबल बनाने का आह्वान किया। आज अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस है। इस मौके पर दुनिया भर में बाघों के संरक्षण का संदेश दिया जा रहा है। भारत ने प्रोजेक्ट टाइगर के जरिए बाघों की संख्या बढ़ाने में उल्लेखनीय सफलता हासिल की है।
पीएम मोदी ने ग्लोबल टाइगर डे पर वाइल्ड लाइफ प्रेमियों को बधाई देते हुए कहा कि भारत में बाघों के संरक्षण की कोशिशें प्रकृति के साथ मिलजुल कर रहने की हमारी सदियों पुरानी संस्कृति से प्रेरित है। आज भारतीय शेयर बाजार मजबूत बढ़त के साथ खुला। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 700 से अधिक अंक और निफ्टी 24,180 के पार पहुंचा। आज सोने और चांदी में मिला जुला कारोबार देखने को मिला। एमसीएक्स पर सोना मामूली कमजोरी के साथ कारोबार करता दिखा, जबकि चांदी में हल्की बढ़त रही। एक्सप्रेस 100 में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ओ हरी भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा, मुखिया जी। अरे मुखिया जी, नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूं। अब मैं LIC एजेंट हूं। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100। रफ्तार भरी खबरों के सिलसिले को बढ़ाते हैं आगे। भारत ने वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में लगभग 9.84 अरब डॉलर के स्मार्टफोन निर्यात के साथ नया रिकॉर्ड बनाया। अप्रैल जून के दौरान निर्यात में 23.4% की बढ़ोतरी दर्ज की गई, जिसमें एप्पल आईफोन की शिपमेंट का सबसे बड़ा योगदान रहा। अमेरिका भारत में बने स्मार्टफोन का सबसे बड़ा निर्यात बाजार बना। आयकर विभाग के अनुसार असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए अब तक 4.7 करोड़ से ज्यादा ITR दाखिल किए जा चुके हैं। इनमें 4.40 करोड़ रिटर्न वेरीफाई और 2.34 करोड़ प्रोसेस हो चुके हैं। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत अब तक 39.72 लाख से ज्यादा रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाए जा चुके हैं, जिसमें 48 लाख से ज्यादा परिवारों को लाभ मिला। सरकार के अनुसार 18.93 लाख से ज्यादा लाभार्थियों को कम से कम एक बिलिंग अवधि में शून्य बिजली बिल भी मिला। केंद्र सरकार ने सभी मंत्रालयों को ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से जुड़े सुधारों की पहचान कर उन्हें लागू करने के निर्देश दिए। वहीं इन सुधारों की निगरानी के लिए केंद्र सरकार ने PMREF पोर्टल पर नया रिफॉर्म मॉड्यूल लॉन्च किया। गुजरात ने पवन ऊर्जा के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए 16,086 मेगावाट स्थापित क्षमता के साथ देश में पहला स्थान प्राप्त किया। भारत ने वित्त वर्ष 2025-26 में 863.1 अरब डॉलर का रिकॉर्ड निर्यात दर्ज किया। सरकार के अनुसार FTA ने भारतीय उत्पादों की वैश्विक बाजारों तक पहुंच बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने बताया कि इस अवधि में वस्तु निर्यात 441.8 अरब डॉलर और सेवा निर्यात 421.3 अरब डॉलर रहा। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत में 94.84 अरब डॉलर का रिकॉर्ड प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि FDI आया। वहीं नेट FDI भी बढ़कर 6.95 अरब डॉलर हुआ। केंद्र सरकार ने बताया कि ऑटो PLI योजना के तहत 31 मार्च 2026 तक 44,326 करोड़ रुपए का निवेश हुआ, जो तय लक्ष्य से ज्यादा है। वहीं फेम 2 योजना के तहत पश्चिम बंगाल में स्वीकृत 482 में से 463 सार्वजनिक EV चार्जिंग स्टेशन चालू हुए। भारत के औद्योगिक विकास दर जून 2026 में 7.3% रही। सरकारी आंकड़ों के अनुसार बिजली और गैस आपूर्ति क्षेत्र में सबसे अधिक 10.6% की वृद्धि दर्ज की गई, जबकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर 7.8% बढ़ा। आंकड़ों के अनुसार मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर 7.8% बढ़ा। इलेक्ट्रिकल उपकरण, मोटर वाहन और खाद्य उत्पाद उद्योगों ने उत्पादन बढ़ाने में अहम योगदान दिया। भारत का कपड़ा और परिधान निर्यात 2025-26 में बढ़कर 3.25 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा पहुंचा। सरकार के अनुसार 2023-24 से निर्यात में 4.7% की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई।
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने वित्त वर्ष 2025-26 में 10,177 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड शुद्ध लाभ दर्ज किया। सरकार के अनुसार बैंकों की वित्तीय स्थिति मजबूत हुई है और एनपीए घटकर 5.4% पर आ गया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड को बंद करने का आदेश दिया। आरबीआई के अनुसार बैंक का लाइसेंस पहले ही नियामकीय उल्लंघनों के कारण रद्द किया जा चुका है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच ईरान की परमाणु नीति और सुरक्षा मुद्दों पर चर्चा हुई। इस दौरान ट्रंप ने नेतन्याहू पर बातचीत से जुड़ी जानकारी सार्वजनिक किए जाने को लेकर नाराजगी जताई और कहा कि ऐसे संवेदनशील मुद्दों का खुलासा नहीं होना चाहिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वॉशिंगटन में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में रिपब्लिकन नेता लिंडसे ग्राहम को याद किया। ट्रंप ने उनकी दोस्ती, राजनीतिक योगदान और लोकप्रियता को सराहा। अमेरिकी सेनेट ने 51-47 मतों से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उम्मीदवार जे क्लेटन को राष्ट्रीय खुफिया निदेशक नियुक्त करने की मंजूरी दी। क्लेटन अब अमेरिका की 18 खुफिया एजेंसियों की निगरानी करेंगे। डेमोक्रेट्स के विरोध के बावजूद रिपब्लिकन बहुमत के समर्थन से उनकी नियुक्ति को मंजूरी मिली। अमेरिका की जॉर्जिया स्कूल शूटिंग मामले में 16 वर्षीय कोल्ट ग्रे को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। उसने 2024 में 4 लोगों की हत्या और 9 को घायल करने का जुर्म कबूल किया था। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने दावा किया है कि उसने ईरान की ओर से दागी गई बैलिस्टिक मिसाइलों को सफलतापूर्वक रोक दिया। एक्सियोस के अनुसार हमला जॉर्डन में अमेरिकी बेस को निशाना बनाकर किया गया था। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से खोलने के लिए ओमान को नई अस्थायी व्यवस्था का प्रस्ताव दिया। ईरान ने कहा कि यदि उसका प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया गया तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद रहेगा। तेहरान ने सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए मौजूदा ट्रैफिक सेपरेशन स्कीम TSS को मानने से भी इनकार किया। केइको फुजिमोरी ने पेरू की पहली सीधी निर्वाचित महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। उन्होंने अपराध और जबरन वसूली पर रोक लगाने के लिए आपात क्षेत्र में सुरक्षा अभियानों की कमान सेना को सौंपने की घोषणा की। फुजिमोरी ने राष्ट्रीय एकता का आह्वान करते हुए अपराध रोधी कानूनों और अल-नीनो के प्रभाव से निपटने के लिए विशेष विधायी शक्तियां मांगने की बात कही। अरबाईन से पहले ईरान के हजारों तीर्थयात्री दियाला प्रांत के अल मुंदरिया बॉर्डर क्रॉसिंग से इराक में दाखिल हुए। यात्रा को देखते हुए इराक में सुरक्षा और अन्य व्यवस्थाएं भी कड़ी कर दी गई है। चिली की राजधानी सैंटियागो की सांता इसाबेल मेट्रो स्टेशन पर लगी आग के बाद यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया और मेट्रो की लाइन 5 सेवाएं अस्थायी रूप से निलंबित कर दी गई। घटना के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। अधिकारियों ने आग पर काबू पा लिया और आग लगने के कारणों की जांच जारी है। मध्य स्पेन के अल टिएम्बलो शहर में जंगल की भीषण आग रिहायशी इलाकों तक पहुंची, जिससे कई संपत्तियों को नुकसान हुआ। स्पेन की इस भीषण आग से हिरण समेत कई वन्य जीवों की मौत हो गई। तेज गर्मी, सूखी वनस्पति और कठिन भूभाग के कारण आग बुझाने में काफी मुश्किलें आई। फायर फाइटर्स और वॉलंटियर आग पर काबू पाने, जानवरों को बचाने और राहत सामग्री पहुंचाने में जुटे। इस आग में एवेला और मैड्रिड प्रांतों के हजारों हेक्टेयर जंगल जलकर खाक हो गए। भारत के गुलबीर सिंह ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 में रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया। गुलबीर राष्ट्रमंडल खेल में पुरुष 10,000 मीटर दौड़ में पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बन गए। गुलबीर ने 27 मिनट 49.78 सेकंड का समय निकालकर दूसरा स्थान हासिल किया। 2022 एशियन गेम्स में 10,000 मीटर में कांस्य पदक जीत चुके गुलबीर सिंह का राष्ट्रमंडल खेलों में यह पहला पदक है। भारत के अनुभवी वेट लिफ्टर हरजिंदर कौर ने महिलाओं के 69 किलोग्राम वर्ग में शानदार प्रदर्शन करते हुए रजत पदक पर अपना नाम किया। 29 वर्षीय हरजिंदर ने प्रतियोगिता के दौरान अपने करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। स्नैच, क्लीन एंड जर्क और कुल वजन में अपना व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ रिकॉर्ड बनाया। महिलाओं के 63 किलोग्राम वर्ग में भारत की निरुपमा देवी का अभियान निराशाजनक। राष्ट्रमंडल खेलों में पदार्पण कर रही निरुपमा 6 में से केवल एक प्रयास में ही सफल रह सकी। राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय मुक्केबाजों का शानदार अभियान जारी। भारत के 3 मुक्केबाजों ने दमदार जीत के साथ सेमीफाइनल में जगह बनाकर पदक सुनिश्चित किया। महिलाओं के 54 किलोग्राम वर्ग में एशियाई खेलों की कांस्य पदक विजेता प्रीति पवार ने पदक पक्का कर लिया। प्रीति ने उत्तरी आयरलैंड के निकोल क्लाइड को 5-0 से एक तरफा फैसले से हराया।
महिलाओं के 60 किलोग्राम वर्ग में मौजूदा एशियाई चैंपियन प्रिया घंगास ने भी सेमीफाइनल में जगह बना ली। नियाम मिशेल के खिलाफ पहले राउंड में पिछड़ने के बाद प्रिया ने जबरदस्त वापसी करते हुए मुकाबला अपने नाम किया। पुरुषों के 55 किलोग्राम वर्ग में जादूमणि सिंह ने जाम्बिया के मवेंगो मवाले को 5-0 से सर्वसम्मत फैसले से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इस जीत के साथ उन्होंने पदक सुनिश्चित कर लिया। भारत के अनुभवी मुक्केबाज और ओलंपिक पदक विजेता लवलीना बोरगोहेन सेमीफाइनल से अपने अभियान की शुरुआत करेंगी। नियमों के अनुसार उनका पदक पहले ही पक्का हो चुका है। गुजरात के उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल इन दिनों ग्लासगो में चल रहे राष्ट्रमंडल खेलों के दौरे पर है। ग्लासगो दौरे के दौरान हर्ष सांघवी ने मीडिया से बातचीत की और विभिन्न प्रतियोगिताओं का अवलोकन किया। श्रीलंका दौरे पर 2 मैच की टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय क्रिकेट टीम का ऐलान कर दिया गया है। साई सुदर्शन और जसप्रीत बुमराह को भी टीम में शामिल किया गया है। हालांकि उनकी उपलब्धता उनकी फिटनेस पर निर्भर करेगी। अनुभवी ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा की वापसी हुई। भारतीय टीम में एकमात्र नए चेहरे के तौर पर सारांश जैन को टीम में शामिल किया गया। गुरनूर बरात टीम में बरकरार है। फ्रांस के पूर्व फुटबॉल खिलाड़ी जिनेदिन जिदान को फ्रांस की राष्ट्रीय फुटबॉल टीम का नया मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। फ्रांसीसी फुटबॉल महासंघ ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर इसकी घोषणा की। यह नियुक्ति पूर्व मुख्य कोच दिएदर देशा के कार्यकाल समाप्त होने के 2 सप्ताह बाद की गई है। 2026 फीफा विश्व कप में फ्रांस की टीम 4थे स्थान पर रही थी। और इसी के साथ एक्सप्रेस 100 में फिलहाल इतना ही। एक्सप्रेस 100 के इस पार आप देखेंगे मिड डे प्राइम। मेरी सहयोगी आंचल गुलाटी गुंबर के साथ। फिलहाल के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार।